ओके, आवाज इतना क्लियर? हम यहाँ पे देखने वाले सर। हैं रिटनिंग वॉल आज। ओके, तो रिटनिंग वॉल देखने वाले हैं। तो रिटनिंग वॉल, ग्रेविटी टाइप रिटनिंग वॉल देखने वाले हैं। जो ग्रेविटी टाइप रिटनिंग वॉल अपना रहेगा, इस तरह का रिटनिंग वॉल रहेगा। ये हम देखते हैं कहाँ पे? इरिगेशन में। इस तरह का रहता, इस तरह का रहता, इस तरह के रिटनिंग वॉल्स, ये ग्रेविटी टाइप रिटनिंग वॉल्स हो गए। ये इरिगेशन के बुक में आप देखते हो, दिस दैट इज ग्रेविटी टाइप रिटनिंग वॉल। यहाँ पे कंक्रीट क्वांटिटी ज्यादा लगती है, स्टील क्वांटिटी मिनिमम लगती है। दैट इज मिनिमम, यानी स्कीन स्टील हम प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्कीन स्टील हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, दिस एंड दिस। ओके, बट when we talk about when we talk about जब हमको टी शेप यानी हमको कंक्रीटिंग बचाना है और थोड़ा स्टील लगाना है, और ज्यादा ये नहीं है, यानी इरिगेशन के लिए हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रिटेंशन के लिए यूज कर रहे हैं, रिटेंशन ऑफ सॉइल वगैरह या रिटेंशन ऑफ ओर बर्डन, ये हम यूज कर रहे हैं। तब हम क्या करते हैं कि टी शेप रिटनिंग वॉल, इन्वर्टेड टी शेप रिटनिंग वॉल यूज करते हैं। दैट इज टी शेप रिटनिंग वॉल और एल शेप रिटनिंग वॉल। ये रोड्स में हम बहुत जगह यूज करते हैं एल शेप रिटनिंग वॉल। आपको स्ट्रेट रिटनिंग वॉल दिखती है ब्रिजेस के इसमें, लेकिन वो एल शेप रहती है अंदर। तो एल शेप रिटनिंग वॉल और टी शेप रिटनिंग वॉल, ये हम आरसीसी 2 में सीखते हैं। बिकॉज ऑफ इसमें स्कीन रेनफोर्समेंट नहीं रहता है, इसमें बेंडिंग के लिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, इसमें स्कीन के लिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। स्कीन रेनफोर्समेंट यानी नॉमिनल रेनफोर्समेंट इसमें प्रोवाइड किया जाता है पूरा पूरा ग्रेविटी रिटनिंग वॉल में, क्योंकि इसका टोटल ये जो है यानी टोटली ये डिपेंड्स क्या पे? ग्रेविटी पे। ये क्या पे है कि इसमें बेंडिंग मोमेंट भी आएगा। इसको अपन सेक्शन को टोटली डिजाइन करते हैं, यानी टी शेप और एल शेप को हम क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे, टी शेप एल शेप को। और अपना ये जो है इसको इसको हम यानी ये टाइप ऑफ रिटनिंग वॉल को डायरेक्टली हम इरिगेशन के जो भी आप फॉर्मूले रहेंगे आपका ग्रेविटी टाइप रिटनिंग वॉल, उससे आप डायरेक्टली डिजाइन कर सकते हैं, उससे आप इसका सेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, तो हम चालू करते हैं गाइस अभी इसका टी शेप एल शेप रिटनिंग वॉल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी रहेगा, यानी 2024 का समर का या फिर 2023 का विंटर का, वो क्वेश्चन पेपर से हम चालू कर लेते हैं। तो 2023 का समर का क्वेश्चन पेपर, ओके, तो यही हम चालू कर लेते हैं। यहाँ पे 2000 कब का पेपर है? एक मिनट, विंटर 2023 चा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट म्हणजे क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपको पिन कर देता ये, आप अभी यहाँ पे देख पाओगे कि क्वेश्चन कौन सा है।
डिजाइन ए कैंटिलीवर वॉल है ना, कैंटिलीवर रिटनिंग वॉल. ओके, कैंटिलीवर रिटनिंग वॉल, retain earth with backfill slope at 20 degree, slope at 20 डिग्री टू हॉरिजेंटल, यानी ये स्लोप्ड वाला है, ये सादा रिटनिंग वॉल नहीं है, इस पे स्लोप सरचार्ज लोड भी आएगा. ठीक है, तो अपन यही ले लेते हैं सादे वाले. आपको इससे सादे वाले आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे, जो भी आपके पास नोट्स है उसमें मिल जाएंगे. ओके, यानी अगर 20 डिग्री स्लोप देके नहीं रहा तो नॉर्मल अपने को करना पड़ता रिटनिंग वॉल. ओके, तो अपन ये अभी स्लोप वाला अभी ले ले. द टॉप ऑफ वॉल इज द टॉप, क्या बोले है, द टॉप ऑफ द वॉल इज 5.5 मीटर above the ground level and foundation depth is 1.5 meter. Okay, 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल. देखो 1.5 क्या है, अबो द ग्राउंड लेवल है, यानी उसने मीटर के बाद और अबो, ये जो सेंटेंस लिखा वो थोड़ा यानी क्वेश्चन मार्क है कि टॉप ऑफ द वॉल इज 1.5 मीटर अबो द ग्राउंड लेवल, यानी 1.5 मीटर अबो द ग्राउंड लेवल है, और फाउंडेशन डेप्थ अपनी कितनी है ग्राउंड लेवल से नीचे 1.2 मीटर है, ये इसने दिया है. ओके, यानी हाइट टोटल दी है 1.5 प्लस 1.2. ओके, दिस हाइट इज डिफाइंड, अगर देखे नहीं रही तो वो निकालना पड़ता है. ठीक है, बिलो द ग्राउंड लेवल, सेफ बेरिंग कैपेसिटी यानी एसबीसी इज गिवन 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. assume that the backfill has यूनिट वेट बैकफिल का जो भी डेंसिटी है, यूनिट वेट है ना, डेंसिटी, दैट इज गिवन 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. एंगल ऑफ रेजिस्टेंस एट 35 डिग्री है, वो 35 यानी 350 नहीं है, दैट इज ये जो है ये 350 नहीं है, ये क्या है 35 डिग्री है, 35 डिग्री. ओके, डिग्री है, सो 35 डिग्री. फर्दर assume coefficient of friction between soil and concrete, if it is given 0.55. Okay, यानी phi it's given. If it is not phi, then take it 30 डिग्री, यानी take it 0.3. अगर देखे नहीं है तो आप 0.3 ले लो, अगर देखे है तो आप जो भी देखे वो आप ले सकते. यूज M20 कंक्रीट एंड Fe 415 स्टील. ओके, यूज M20 कंक्रीट एंड Fe 415 स्टील. तो ये वाला 20 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था विंटर 17 में. ओके, यानी सॉरी विंटर 23 में. अभी आपका 24 का पेपर है. इस टाइप का और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. तो सारे टाइप्स आपको नोट्स में देखे हैं, जो नोट्स मैंने अवेलेबल करके दिए थे वो नोट्स में देखे हैं. ओके, सारे टाइप्स देखे, सारे टाइप सॉल्व है. वन मिनट गाइस. ओके, बैकफिल.
1 मिनट। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अभी। आपको ये तो समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या क्या देखे, वहाँ गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन लिख लेने के बाद अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, बोर्ड क्लियर है आपको सबको लोगों को? अभी कोई हैंग वगैरह ऐसे कुछ हो नहीं रहा है? आई होप सो क्लियर होगा। यस सर। ओके, रेटिंग वॉल में छोटे 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 चेंजेस है। अपन डायरेक्टली जंप कर रहे हैं यानी इंक्लाइन पे। एक्चुअली नॉर्मल वाला भी रेटिंग वॉल आता है, इसीलिए कि नहीं आता है, तो वो भी अपन ले लेंगे। उसमें भी क्या चेंजेस रहते हैं, तो वी डायरेक्टली जंप टू द स्लोप्ड। ओके, सबसे पहले आप टाइप्स में, यानी जो भी टाइप्स अपने रिटनिंग वॉल के आते हैं, तो उसमें आप समझ लेना कि रिटनिंग वॉल, टी शेप रिटनिंग वॉल में कैंटिलीवर शेप रिटनिंग वॉल, ये कैंटिलीवर शेप वॉल है तो टी शेप और एल शेप है कैंटिलीवर। ये एक बीम निकल रहा है नीचे स्टेबल, उसमें से ये क्या निकल रहा है, कैंटिलीवर। तो दैट इज कैंटिलीवर स्टेम इट इज कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर रिटनिंग वॉल में आप जब भी डिजाइन करते हैं कैंटिलीवर रिटनिंग वॉल, तो कैंटिलीवर रिटनिंग वॉल में डायरेक्ट इस तरह का लोड रहता है। ये पहला केस, केस 1। ओके, यानी कोई सरचार्ज लोडिंग नहीं रहेगा, यही रहेगा। सेकंड टाइप आपका स्लोप यानी बैकफिल, ये बैकफिल है। ओके, सेकंड टाइप आपका बैकफिल एंगल में देखे, अभी अपना एंगल देखे 30 डिग्री का, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसी कुछ भी देखे रह सकता, तो ये बैकफिल वाला एक रहता है। और एक रहता है कि थोड़ा सरचार्ज लोडिंग रहेगा, यहाँ पे ऐसी सरचार्ज लोडिंग देखे। ओके, यानी अभी कोई भी साइड अपन ले सकते हैं, ऐसे कुछ ये नहीं है कि वही साइड लेना है ऑलवेज, इधर साइड भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो अपना ये केस 2 आया है, केस ये 3 है। तो ऐसे 1 2 3 तीन केसेस आपको यहाँ पे देखना पड़ता है रेटिंग वॉल में, और स्टेप सेम है, कोई थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं रहता है। तो अपना डायरेक्टली जो क्वेश्चन आया है वो केस 2 के रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ओके, ये सरचार्ज लोडिंग वाला था केस 3। केस 2 दैट इज अवर स्लोप में बैकफील है, बैकफील दैट इज इन स्लोप। ओके, सबसे पहले गिवन, व्हाट इज गिवन, क्या क्या गिवन देखें। सबसे पहले डायमेंशंस, एक टी शेप रेटिंग वॉल आपको डिजाइन करना है। टी शेप रेटिंग वॉल में आपको ये देखे है कि आपका बैकफील जो भी है,
वो 30 डिग्री बैकफील है, और ग्राउंड से लेके ये हाइट जो है आपकी वो 5.5 मीटर है ग्राउंड से लेके। अब मेरा ग्राउंड कहीं पे भी रह सकता, सपोज दिस इज माय ग्राउंड, और यहां से लेके यहां तक की हाइट देखिए 1.2 मीटर फाउंडेशन डेप्थ, दैट इज 1.2 मीटर। सर 20 डिग्री है। हाँ सॉरी, दैट इज 20 डिग्री, 20 डिग्री। Okay, that 1.2 meter is given foundation depth and 5.5 meter is given देखिए 5.5 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर, ये गिवन देखिए, आपको ये गिवन डेटा देखे हैं। ओके, और सरचार्ज जो भी है बैकफील, ये बैकफील ये आपको 20 डिग्री इंक्लाइन देखे हैं। ओके, और आपको क्या देखे हैं, दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन 30 डिग्री। यस, 30 डिग्री और 35 डिग्री। 35 35 degree. Angle of friction is given 35 degree, and angle of response है ना, angle of repose that is 35 degree, angle of repose, and angle of friction between concrete and steel 0.55 coefficient of friction. coefficient of friction 0.55 between concrete and steel. That is beta, ये अल्फा रहेगा, बीटा दैट इज गिवन 0.55 कंक्रीट एंड स्टील के बीच में, यानी कंक्रीट एंड सॉइल के बीच में, ये वाला जो रहेगा बीटा, yeah that is given. मालूम गाइस, बीटा से कोई दिक्कत हो सकती है क्या? यस, बीटा से दिक्कत हो सकती है। बीटा मत लिखो, इसको बीटा लिखो, दैट इज बीटा, ये अल्फा लिखो। ओके, नो इश्यूज। ओके, सो दैट इज गिवन, इतना सब कुछ देखिए है। नाउ मूव टू द फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, डिजाइन कांस्टेंट। अब सीखिए 20 MP for M20 concrete, FY 415 MPa for FE 415 steel. Step number 2. Step number 2. Dimensions of retaining wall.
Dimensions of retaining wall. So सबसे पहले आपको डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस देखिए. is given 1.2 मीटर. लेकिन इससे ज्यादा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है वो भी अपने को चेक करना है. कि वो भी अपने को क्या करना है, चेक करना है कि इससे ज्यादा निकल रहा है या नहीं निकल रहा. अच्छा मेरे डायग्राम ही टेढ़ी हो गई, नहीं तो मैं बोल रहा कि पूरा टेढ़ा क्यों दिख रहा. मैंने टेढ़ा निकाल दिया ऐसे. डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल वॉल. डीएफ का फॉर्मूला है Q into density of soil. That Q is nothing but SBC. 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi का square. So SBC is given. SBC belongs to this soil bearing capacity. 170 ना? Soil bearing 150. Okay. 150 is given. So that 150 by 17. 1 minus sin what phi? Phi it is given 35. 1 plus sin 35 ka square. If it is phi not given, then assume it is 30 degree. 0.68. 0.68. The depth of foundation. ये depth of foundation required है. And already we have is less than df 1.2 meter. So that is okay, hence okay. अगर देखे नहीं है तो निकालना पड़ेगा, और ये मिनिमम 1 मीटर लेने का. When it is not given, when it is not given, आप निकालो, calculate this and take df minimum 1 मीटर. 1 मीटर मिनिमम लेना है आपको. ओके, 1 मीटर मिनिमम लेना है. नेक्स्ट, टोटल हाइट. ये फर्स्ट हो गया. सेकंड, total height of retaining wall. Total height, it is nothing but 5.5 plus 1.2. How much? 5.5 plus 1.2, that is 6.7. 6.7 मीटर. That is total height. H आप बोल सकते हो.
एच आप बोल सकते हो उसको, दैट इज एच। सिक्स 6.7 मीटर। हाइट ऑफ स्टेम, h plus h by 10. Height of stem is nothing but h plus h by 10. What is h and what is h by 10? That is nothing but big H. Big H, it is equals to 6.7 meter. Now, this we took H and this we took that H by 10. यानी कम से कम जो है वो हाइट ऑफ स्टेम जो आपका रहने को ना, वो ये हाइट ऑफ स्टेम है, ये स्टेम है और ये बेस स्लैब है। बेस स्लैब में दो पार्ट है, एक हील है और एक टो है, हील टो। ओके, सो बेस स्लैब के दो पार्ट में जो बेस स्लैब का थिकनेस रहेगा वो थिकनेस कितना रहेगा, h by 10 रहेगा। ये दिख रहा है सबको h by 10, ये छोटा सा पॉइंट हो गया h by 10, दैट इज h। h इट इज नथिंग बट हाइट ऑफ स्टेम, स्टेम की हाइट। तो टोटल हाइट क्या हो जाएंगी, हाइट ऑफ स्टेम अगर आपको निकालना है दैट इज h आपको निकालना है, स्मॉल h आपको निकालना है। तो एक फॉर्मूला है, यानी ये टोटल h इज इक्वल टू क्या हो गया, h प्लस h by 10 हो गया। h प्लस h बाय टोटल h कितना है आपका, ये हाइट ऑफ स्टेम प्लस h by 10 हो गया ना, समझे क्या आप? हाँ सर। हाँ, ये फॉर्मूला नहीं है, आप सीधा सीधा ज्योमेट्री को देखो। ज्योमेट्री क्या दिख रही है आपकी, यानी ये h है, टोटल हाइट आपकी कितनी है, 6.7 मीटर है। दैट टोटल h ऑफ यानी हाइट ऑफ स्टेम प्लस हाइट ऑफ या फिर थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। तो थिकनेस ऑफ बेस स्लैब प्लस हाइट ऑफ स्टेम इज नथिंग बट टोटल हाइट। सो टोटल हाइट इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू h प्लस h बाय 10। तो यहां से आपको h की वैल्यू पता चल जाती, 6.7 h plus h by 10. What is h now? What is h? 6.1. 6.09. Okay, 6.09. 6.09. तो हाइट ऑफ स्टेम कितनी हो गई फिर? आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं हाइट ऑफ स्टेम। 1 मिनट गाइस। 6.7. हॅलो, हा सर, हा धाब्यात झालेला आहे, पाठवतो। हा, रिपोर्ट पण झालेली आहे आणि हे पण झालेलं आहे, म्हणजे ड्रॉइंग्स पण झालेले आहे। पाठवतो सर, चालेल सर, चालेल, ठीक आहे सर, चालेल ना, पाठवतो बघा। हाँ 6.09। सो ये कितना रहेगा फिर, 6.7 माइनस 6.09, अरे थिकनेस ऑफ स्टेम नहीं क्या, कितना रहेगा स्टिफनिंग? 0.6। 0.61 रहेगा ना रे, हाँ सर। 0.6 0.61 61 रहेगा ना, बिकॉज वाई, बिकॉज ऑफ
ये 7 है ना, 0.7 है ना, इसको माइनस करोगे डायरेक्टली आप, h/10 के रूल से मत जाओ आप माइनस करो इसको, यानी आपका हाइट ऑफ थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, thickness of base slab is equals to h minus h, that is 0.61. Okay, better. Then thickness of stain, we move to the thickness of stain. थिकनेस ऑफ स्टेम और विड्थ ऑफ बेस स्लैब। जैसे ही आपका ये बंद हो जाएगा स्क्रीन, मुझे बता देना बैटरी लो हो गई है। विड्थ ऑफ बेस स्लैब is equals to B, it is equals to 0.5 H to 0.7 H स्टेबिलिटी के लिए, इन बिटवीन ऑफ 0.5 H to 0.7 H रहने को ना विड्थ। So we move to the higher one रहा तो सेफ रहेगा, बस सीधी सीधी बात है, अपने को क्या करना है, सेफर डिजाइन करना है। तो हायर वन के लिए चले जाते हैं, B इज इक्वल्स टू 0.7 H, कितना निकलेगा, या फिर आप उसके बीच में भी ले सकते हैं, दोनों भी निकाल सकते हैं। 0.5 H कितना निकलता, 0.5 इंटू H 6.7 और 0.7 इंटू 6.7 3.35 4.69 4.69। इन Yes, दोनों sir. के बीच में लेना है, इन दोनों के बीच में लेना है, इन दोनों के बीच में कैसे लोगे, दोनों के बीच में कैसे लोगे आप, 4 4 ले सकते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू दैट इज 4 मीटर। SBC is 150 गाइस, 4 मीटर पे स्लैब विड्थ हो गई। ओके 4 मीटर, H नहीं, दैट इज B, बेस स्लैब इट इज B। Okay, base slab it is B. Then stem thickness at top, assume stem thickness at top, same thickness at top 300 mm। 200 mm आपको नोट्स में लिख के होगा, 200 mm भी ले सकते हैं आप इकोनॉमिकल के लिए, लेकिन 200 mm इट इज टू स्मॉल। जब मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके ऊपर अगर मुझे एक छोटी वॉल भी बनाना है तो दैट इज टू स्मॉल। कैमरा बंद हो चुका है गाइस, मैं चेंज करता हूँ, तो आप लिख लो नेक्स्ट स्टेप उसके नीचे की, स्टेम थिकनेस एट टॉप, स्टेम थिकनेस एट टॉप 200 mm। स्टेम थिकनेस एट टॉप दैट इज 200 mm। थ्री 300 mm भी ले सकते हैं, मैं जितने भी अभी डिजाइन कर रहा हूँ उसमें 300 mm ले रहा हूँ, 200 बहुत स्मॉल था करके, लेकिन आपको जितने भी डिजाइन में यहाँ पे देखे होगा उसमें 200 mm ही देखे होगा, तो आप 200 mm के लिए ही जाओ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहने को ना कि 200 लेना है या 300 लेना है।
ओके, ब्लर येत आहे ना, कारण की ऑटो वर गेला आहे. Okay, now manual focus. Okay. Thickness of stem. Stem at top. That is 200 mm. जब आप एक्चुअल में करने जाओगे तब आपको आप 300 mm लेना. 200 mm बहुत स्मॉल होता है. अब 200 mm इसलिए लेना है क्योंकि आपके नोट्स पे सब जगह 200 mm देखिए, आपको कंफ्यूजन नहीं रहने को ना, इसलिए अपन डायरेक्टली ले रहे हैं. नाउ toe projection. Toe projection 1/3 of B. Toe projection is equals to 1/3 of B. So 1/3 of 4. 1/3 of 4. 1.33. 1.3. 1.33. 33. That is toe. That is hill. So that 1.33 is nothing but this is 1.33. तो प्रोजेक्शंस भी आ गया 1.33. अब बचा वाला 4 माइनस अगर आप ये करोगे 1.33 तो ये 2.667 यहाँ तक रहेगा आपका 2.67. ओके 2.67 रहेगा वहाँ तक. Now move to the design of stem. Step number 2. Step number 3. Design of stem. ये पूरे पैरामीटर्स आप यहाँ पे लिख लेना है आपको, मैं मिटा दूंगा. ठीक है, पूरे पैरामीटर्स लिख लेना है क्योंकि क्या है, ये डायग्राम्स अगर आपके पास डायग्राम्स अगर आपको समझ गया तो रिटनिंग वॉल कुछ भी नहीं है. रिटनिंग वॉल समझ जाता है क्योंकि वो पूरे स्टेप्स के ऊपर है. विदाउट स्टेप कुछ भी नहीं है ऐसा. फॉलो द स्टेप्स, आपको पूरा समझ जाएगा. अभी आपका 20 डिग्री देखे हैं तो ये यहाँ पे जो भी प्रेशर आएगा वो प्रेशर भी PAW रहेगा. यानी प्रेशर डायग्राम जो रहेगी आपकी, प्रेशर डायग्राम जो रहेगी वो कुछ इस तरह की प्रेशर डायग्राम रहेगी जो आपको इस तरह आएगी प्रेशर डायग्राम. ओके, सो फर्स्ट इसमें फर्स्ट स्टेप एक्टिव अर्थ प्रेशर. पहुंच गए फिर से GT में, दैट इज PA. ये PA it is equals to half of KA into gamma into H.
h square. What is h now? H, it is stem height. H, it is stem height. Okay. गामा आपको देखे 17, दैट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन that backfill density of backfill it is 17 kilonewton per meter cube, that is given. Okay. What is K now? What is K? If it is not inclined, then what is K? One minus sine phi upon 1 plus sine phi. That is K. Okay. If it is inclined, then K की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है. So K, it is equals to cos beta, that beta cos beta plus minus अंडर रूट ऑफ, सॉरी माइनस रह गए, प्लस माइनस नहीं, ऊपर माइनस नीचे प्लस, अंडर रूट ऑफ cos बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर फाई अपॉन cos बीटा प्लस सेम वैल्यू cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर फाई. बताओ व्हाट इज K नाउ? cos 20 into cos 20 minus under root of cos square 20 minus cos square 35 upon cos 20 plus under root of cos square 20 minus cos square 35. How much this? कितना? ये अपने नोट्स में भी देखे हैं अपन ने, जो नोट्स मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें नोट्स में भी देखे हैं. सर cos बीटा का स्क्वायर होगा ना? क्या? cos बीटा का स्क्वायर होगा ना? cos स्क्वायर बीटा कैसे कैलसी में नहीं आता ना? हाँ, तो आपका ऐसी होगा ना, ये ऐसी भी चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है. कैलसी भी वैसी नहीं लिखते वक्त आप वैसे लिख सकते क्या, उसको स्क्वायर बीटा आपने ब्रैकेट भी लिखा तो भी और एक ब्रैकेट जाता करके वो उस तरह लिखा है.
कितना हो गया? हाँ 0.32 Exactly 0.32. PA is equals to half of, what is PA now? Half of K into gamma into H square. Half of K 0.32 into gamma, it is 17, that kilonewton per meter cube, into H. What is H? H it is 6.09, that is in meter. तो ये मीटर स्क्वायर हो गया. So PA it is in kilonewton per meter square. How much? Sorry, that is square. Kilonewton per meter. So per meter it is nothing but a running length. The total running length के लिए, per running length के लिए ये प्रेशर है. That is force, not a pressure. It is force. ये force. Hang होता है? 110.37. Hang होता है क्या भरपूर? Hang? हाँ? How much? 110.34. 100.87 आप 100.87 बोल रहे हैं कोई? ये सीधे सीधे क्या? 100.87 है सर. हाँ सर. 100.87 87 ना? हाँ सर. Yes, sir. Okay. 100.87. Now that is PAU, यानी PA ultimate U. So ultimate के लिए again 1.5 आपको into करना पड़ेगा. PAU it is 1.5 into PA. That is 1.5 into 100.87. How much? 151.31. Kilonewton per running meter length. Per running meter length. Now, per running meter length. Now move to the bending moment. Move to the bending moment. Bending moment. Maximum bending moment. Maximum bending moment. अब PAU हो रहा है, ये इस तरह इंक्लाइंड है. वो इंक्लिनेशन कितना है? दैट इज बीटा इंक्लिनेशन है. तो बीटा इंक्लिनेशन को आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स आपको इस तरह लगाना पड़ेगा. हॉरिजॉन्टली चाहिए ना आपको फोर्स. हॉरिजॉन्टल इनटू ये डिस्टेंस आपको चाहिए. तो दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट h/3. दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट? h/3. तो मोमेंट एट दिस पॉइंट अगर मैं लूं, ये पॉइंट अगर मैं मोमेंट लूं, तो क्या होगा? PA इंटू ये क्या हो जाएगा? PAU इंटू कॉस बीटा. हॉरिजॉन्टल है ना, कॉस बीटा. अगर ये वर्टिकल मैं ले रहा हूं इसका कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा? साइन बीटा. PAU इंटू साइन बीटा हो जाएगा. तो अपने को क्या चाहिए? मोमेंट के लिए क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल फोर्स ना. हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है आपका? PAU इंटू कॉस बीटा इंटू व्हाट? कहाँ पे एक्ट होगा? ट्राइंगल का सेंटर कहाँ पे है? अगर मैं ट्राइंगल ले रहा हूं तो इसका सेंटर कहाँ पे है? h/3 पे.
अगर मैं प्रेशर डायग्राम देखता हूँ, प्रेशर डायग्राम अगर देखता हूँ तो प्रेशर डायग्राम कुछ इस तरह बनेंगी आपकी। हॉरिजॉन्टल अगर फोर्स आप करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स आप करोगे तो h/3 पे एक्ट होगा, h/3 पे एक्ट होगा ना। सो h/3 पे एक्ट हो रहा तो दैट फोर्स इट इज व्हाट, PAU। जो PAU आपने अभी यहाँ पे निकाला है, दैट फोर्स को बीटा क्यू इंटू किया आपने, उसका कॉस कोएफिशिएंट निकाला, ये कॉस कोएफिशिएंट into that lever arm is nothing but CG from this base। तो ये बेस से लीवर आर्म आपका कितना है, h/3 पे है। तो दैट इज बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू मोमेंट, इट इज इक्वल्स टू फोर्स PAU into cos बीटा into h/3 लीवर आर्म। गॉट इट? समझ गया ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बताओ। H it is 6.09/3। हाँ ना, कुछ तो बता सकते हैं आप? सर एक बार बताइए ना। अच्छा, नहीं समझा तो सीधा सीधा बताओ ऐसी। ये देखो, ये इंक्लिनेशन पे है, कितने इंक्लिनेशन पे है, 20 डिग्री इंक्लिनेशन पे है, सॉरी। तो इसका प्रेशर भी एक्चुअल 20 डिग्री इंक्लिनेशन पे ही लगेगा, दैट प्रेशर PAU, जो आपका ये कितना है 151.31। अब आपको जो फोर्स लगना है स्टेम पे मेरे, वो तो मैं इंक्लिनेशन पे नहीं निकाल सकता, वो मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ये इंक्लिनेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या लूंगा, PAU cos बीटा, PAU cos बीटा मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूंगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट PAU cos बीटा, क्यों cos बीटा, क्योंकि आप ये बीटा आपको देखे तो cos बीटा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, sin बीटा यानी वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि बीटा आपको हॉरिजॉन्टल से देखे है ना, बीटा आपको कैसे देखे, हॉरिजॉन्टल से देखे। सो आप इसलिए ये कौन सा हो गया, ये फोर्स कंपोनेंट कौन सा हो गया। कभी भी अगर बीटा आपको ऐसी आपको एंगल देके है तो ये कॉस कंपोनेंट हो गया, कॉस बीटा, और ये क्या हो गया, साइन बीटा हो गया। अगर इधर बीटा देके रहता था तो ये कॉस रहता था और ये साइन रहता था, लेकिन अपने केस में क्या देखे, बीटा ये देखे है, तो इसलिए ये कॉस कंपोनेंट हो गया आपका कॉस बीटा। ओके, दैट इज 90 माइनस बीटा, ऊपर का देखिए दैट इज साइन। तो आपका ये कॉस बीटा ये फोर्स हो गया, दैट फोर्स मोमेंट अपन यहां से ले रहे हैं, यहां से ये मोमेंट ले रहे हैं। ये स्टेम आपकी कहां पे ज्वाइंट हो रही है, बेस स्लैब को यहाँ पे हो रही है। तो यहां से डिस्टेंस कितना रहेगा इसका, जब भी अपन प्रेशर डायग्राम बनाएंगे, जो प्रेशर डायग्राम आपकी उस तरह इस तरह बनेंगी आपकी, तो आपका प्रेशर PAU, आपका PAU cos बीटा आपका यहाँ पे एक्ट हो रहा है, तो वो ये डिस्टेंस जो भी है वो दैट इज h/3 है, दैट इज व्हाट, h/3 है। तो PAU cos बीटा इट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू h/3 इनटू व्हाट, क्या है h/3, क्या है CG ऑफ द प्रेशर ट्रायंगल, CG ऑफ द प्रेशर ट्रायंगल। सो दैट इज h/3। तो आपका मोमेंट यहाँ पे निकल जाएगा PAU into h/3, that moment। okay, I hope so कि अभी समझ गया होगा। यस सर। से yes or no? हाँ, ओके। बताओ। 288.64। ओके, 288.64। यहाँ पे मोमेंट आ रहा 288.64, तो वो मोमेंट के लिए अभी थिकनेस निकाल लेता है। ओके, तो डेप्थ ऑफ स्टेम, एट बेस, डेप्थ ऑफ स्टेम और थिकनेस ऑफ
स्टेम और स्टेम एट बेस और बॉटम, बॉटम भी लिख सकते हैं। यहाँ की थिकनेस चाहिए अभी आपको, कहाँ की थिकनेस चाहिए, ये टी निकाल रहा है अभी आप, कौन सा टी, ये वाला टी। ऊपर का तो 200 ले लिया अपन ने, नीचे का अपने को क्या चाहिए यानी क्या निकालना है तो वो बेंडिंग मोमेंट से निकालेंगे, क्योंकि कैंटिलीवर टाइप अपन डिजाइन कर रहे हैं ना, तो मोमेंट भी अपना ऐसी आएगा, तो यहाँ पे ही क्रिटिकल सेक्शन रहेगा स्टेम का, ठीक है। सो इक्वेटिंग mu it is equals to mu lean, mu it is equals to mu lean. So what is mu now? That mu ultimate है. Why it is ultimate? Because of PAU ultimate load into distance, that is ultimate moment. Ultimate moment it is equals to mu lean. So that is mu lean for 415.138 FCK BD square. FCK BD square. So this is 288.64 into 10 raised to the power 6.138 FCK. What is B? What is B? Guys, please see here. That PA what? PA per running meter length. What we taken? Per running meter length. That is nothing but 1 मीटर के पैच के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, 1 मीटर के पैच के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो दैट 1 मीटर पैच इज नथिंग बट अ विड्थ। नहीं तो आप बोलेंगे सर 4 मीटर इज द विड्थ, दैट इज नॉट, क्योंकि 4 मीटर के लिए हम डिजाइन नहीं कर रहे हैं। हम किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, हम 1 मीटर 4 मीटर के लिए वो बेस स्लैब अपन डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज बेस स्लैब, दैट इज विड्थ ऑफ स्लैब। लेकिन ये ऐसी रेटनिंग वॉल ऐसी जाएगी, यानी आपका रेटनिंग वॉल कैसी जाएगा, अगर आप ये निकालोगे तो ये सेक्शन है आपका, अगर आप ये सेक्शन काटा है आपने, इस तरह का पूरा रेटनिंग वॉल आपका जा रहा है। अगर आपको 3D में उसको देखना है तो आपको कैसे दिखेगा, आपको एजम्पशन देखना पड़ेगा। इस तरह का रेटनिंग वॉल दिखेगा, तो अपन ये सिर्फ और सिर्फ ये 1 मीटर का अपन देख रहे, कौन सा पोर्शन देख रहे, दैट 1 मीटर पोर्शन में टाके, कोई भी 1 मीटर पोर्शन अपन देख रहे हैं। थाउजेंड mm वेट टेकन, 1000 mm हम देख रहे हैं एक पैच, सो दैट बी वेट टेकन। थाउजेंड into D required. How much? D required 323.39. 323.39. Assume it is 350. डायरेक्टली आप लिख सकता है, लेकिन आप assume इसको 350 मत करो। ये इफेक्टिव डेप्थ हो गया। व्हाट इज ओवरऑल डेप्थ? कवर ले लेंगे 40 mm, इफेक्टिव डेप्थ हो गया वो, टुक इट 40 mm कवर, कॉलम ही हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, स्टेम को।
take it 40 mm cover from each side. इफेक्टिव डेप्थ आपका एक ही साइड के लिए रहेगा, 40 mm कवर फ्रॉम ईच साइड, ठीक है। तो ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल थिकनेस आप यहाँ पे बिग डी लिख सकते हैं। बिग डी इट इज इक्वल्स टू डी रिक्वायर्ड प्लस 40 mm, that is cover, effective cover. So D required plus effective cover 323.39 plus 40, how much? 363.83. So that effective depth it is equals to तो नीचे 400 ऊपर 200, तो कैसी बन जाएगा? ऐसी बनने को ना, नहीं ये पोर्शन नहीं रहेगा, ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा। ऊपर 200 नीचे 400, ये सिंगल रहेगा। आप यहाँ पे डॉटेड करके भी निकाल सकते हैं, इसको अपन को फिर से निकालना पड़ेगा। नीचे में क्या है 400, ऊपर में क्या है 200। स्टेम डिजाइन हो गई अपनी, लेकिन यानी डेप्थ और इसके हिसाब से। नाउ मेन रेनफोर्समेंट इन स्टेम और देन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इन स्टेम, ये अपने को निकालना है। ओके, तो ये अभी निकाल लेते हैं। यानी स्टेम डिजाइन बोले तो स्टेम का सेक्शन हो गया। नाउ रेनफोर्समेंट इन स्टेम, कैन आई रेज दिस पार्ट? इरेज कर सकता हूं मैं? यस समझ रहा है ना आपको, या ऊपर से जा रहा है? समझ रहा है सर। अच्छा ठीक है, हम कैसे बहुत स्लो मोशन में जा रहे हैं। स्टेम डिजाइन अभी कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिजाइन ऑफ बेस स्लैब ले लेते हैं। आप कंसेप्ट समझ लो, बाकी स्टेप्स जो भी है वो आपको नॉर्मल, इसके भी स्टेप्स आपको आ जाएंगे। मैंने एक रिटनिंग वॉल आपको सिखा दिया, तो आप तीनों टाइप रिटनिंग वॉल खुद ही कर सकते हैं, ऐसी जरूरी नहीं है कि मैंने सिखाने को ना करिए, ठीक है, क्योंकि नोट्स में अवेलेबल है। डिजाइन ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, सबसे पहले व्हाट इज क्या AST मिनिमम 0.12% ऑफ B into D, 415 और FE 500 के लिए 0.12% ऑफ BD, that is given in page number 48, क्लॉज नंबर आप लिख लो IS 456। बताओ बताओ फटाफट फटाफट बताओ। AST minimum 480 mm. And that is mm square. MU
182 288.64. AST of STEM, and to D it is 360. 1 minus 415. AST of STEM 20 into 1000 into 360. What is AST STEM? What is AST STEM? 2170.24. 2170.24 24. mm square. Take this AST minimum. It is greater than AST minimum. Let us provide. Provide vertical reinforcement. Vertical reinforcement. अब h by आपको पता है कि ये h by 3 तक. Can I raise this part also? पूरा ही लिख लिया होगा आपने. Spacing. कैसे निकाल सकते स्पेसिंग? मैंने 16 डायरेक्टली प्रोवाइड किया है. आप 12, 10, 12, 16, 20 ऐसे आप जा सकते थे डायरेक्टली. Is required. Sir, Same. AST required 2614.75. हाँ सर 2614.75. It's okay. 76. No issues. No issues. That is greater than AST minimum. 2614.75. Okay. Next. What is spacing? कोणी आलाय का? बताओ. 76.89. 76.89. 75 mm. Now हम इसको बढ़ाते बढ़ाते जा सकते हैं. हम इसको बढ़ाते बढ़ाते जा सकते हैं. किस तरह बढ़ाते बढ़ाते जा सकते हैं? या नहीं? देखो 200 mm. $400 1.13 1.33
1333 तो ये 4000, तो ये डिस्टेंस तो आपको अभी ये 400 अगर है, ये 13333 है या फिर 1330 है, वो भी आप लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 3333 लिखने से बेटर है, 1.3333 ऐसे निकलता हो। सो इतना ही लिखो। तो हील आप निकाल सकते हैं, हील आपका कितना निकला है। तो अभी यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट मुझे प्रोवाइड करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरह ओवरटर्न हो रहा है, इस तरह क्या हो रहा है, ओवरटर्न हो रहा है। सो मैं रेनफोर्समेंट अब की भी प्रोवाइड करना पड़ता, तो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में आपको बाद में पता था, की का भी प्रोविजन आएगा इसमें सामने, तो ये नीचे जाएंगे रेनफोर्समेंट। तो ये जो प्रेशर डायग्राम है आपकी, एक्चुअल प्रेशर डायग्राम इज दिस, बट व्हेन वी मूव टू द इंक्लिनेशन तो ये प्रेशर डायग्राम कुछ इस तरह बन जाती है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रेशर है वो आपका h/3 तक आएगा। देन अगेन वी मूव टू द h/3 and again we move to the h/3. So for first h/3, that is 75 mm spacing, it is as it is 75 mm. Second h/3, we took the spacing double as is equals to 150, and third h/3 as it is equals to 300. यानी इसमें से क्या, इससे क्या बचेगा, रेनफोर्समेंट बचेगा। अब ये जो है ये यहाँ पे तोड़ेंगे क्या, नहीं, दिस h/3 प्लस डेवलपमेंट लेंथ दैट इज LD, वो थोड़ा अपन जाने देंगे ऊपर, h/3 प्लस डेवलपमेंट लेंथ, देन अगेन एस इट इज इक्वल्स टू, अगेन यहां से भी h/3 प्लस LD रहेगा, डेवलपमेंट लेंथ। समझा क्या, यानी स्पेसिंग 16 mm की स्पेसिंग 75 mm सेंटर टू सेंटर, ये h/3 पे ही रहेगी। What is your h? H it is nothing but 6.01. Okay, 6.01 divided by 3. जो भी डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस के लिए मेरा क्या रहेगा, 75 mm रहेगा, प्लस LD, जो भी आपका LD. What is your LD now? 50D. Directly simplest practical value, it is nothing but a 50D. What is your 50D? 50 into 60, 16. आप निकाल सकते 50 इंटू 16, 16 इंटू 50, 800 आपको प्लस करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर 800 अगर मैं प्लस कर देती या फिर प्लस कर देता तो ये तो पूरा आधे से ज्यादा ऑब्वियसली जाएगा, तो वो आपको लेना पड़ेगा। तो अपन रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में देखेंगे ये सब चीजें। ओके, तो ये हो गया आपका, ये 16 mm का बार प्रोवाइड हो गया, 16 mm pi at the rate 75 mm सेंटर टू सेंटर, ये यहां से लेके यहां तक, ये LD तक, ये LD तक स्पेसिंग आपका कितना हो गया, 16 का 16 mm pi एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर, और यहाँ पे 300 mm सेंटर टू सेंटर बचा होगा। ओके, LD छोड़ के। नाउ ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया आपका अभी, दैट इज ओनली मेन रेनफोर्समेंट, वर्टिकल रेनफोर्समेंट। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट अलोंग द लेंथ, took okay took B नहीं C, let us provide distribution steel AST minimum. So spacing 5/4 into 8 square into 1000 divided by AST minimum. What is AST minimum? 480. How much?
अब यहाँ पे भी यानी 75D और 300 रहता है। मैंने स्पेसिंग लिया नहीं नीचे, नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने लिया नहीं, रहता है। दैट इज एस पहला एस आपका 75, सेकंड एस आपका सॉरी पहला एस आपका जो भी बेंडिंग मोमेंट से निकला है, नहीं जो भी आपका स्पेसिंग इससे निकला है वो, सेकंड आपका 75D एंड थर्ड आपका 300। ओके, नाउ हियर आप यहाँ पे अपने को लगेगा ये कितना, टेक लेसर वन। Please give me the answer. 104.7. That is 100. So S it is equals to 100. 8 mm होगा। Let us provide 8 mm 5R. So यहाँ पे रहेगा 8 mm 5R। वो 100 पे ही रहेगा सब जगह ही, यानी 8 mm 5 at the rate 100 mm सेंटर टू सेंटर, खत्म। ये सेम चीज इधर भी प्रोवाइड हो जाएगी, सेम थिंग सेम आपका इधर भी प्रोवाइड होगा। सर जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट है टॉप साइड में बहुत कम रहेंगे ना? हाँ, वर्टिकल रेनफोर्समेंट टॉप साइड में कम रहेंगे, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगा। ठीक है, ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आप बताओ अभी इसमें कोई डाउट होगा तो आप बता सकते हैं, मैं आपको बता सकता है, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता। अभी कोई भी ब्लर नहीं है ना? कोई भी ब्लर नहीं है ना? नहीं सर। नहीं सर। ओके, 1 मिनट बता दो अगर नहीं समझाया तो। हेलो हेलो, हाँ सर बोला। ओ पैराडाइज है ना, पैराडाइज क्या नाम आपका? हेलो, कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ओके, अब यहाँ पे टेंशन साइड कौन सी आएंगी आप ये बता सकते हैं क्या? अगर वो ऐसी ओवरटर्न हो रहा है तो टेंशन साइड कौन सी आ रही है, कंप्रेशन साइड कौन सी आ रही है? किसी ने भी नहीं बताया यार। ये ऐसी 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 होगा ना ये, तो टेंशन कौन आ रहा? यहाँ पे टेंशन आ रहा, यहाँ पे टेंशन आ रहा, और ये क्या आ रहा? कंप्रेशन कंप्रेशन। तो यहाँ पे मिनिमम एएसटी भी प्रोवाइड किया तो भी चलेगा इन दैट एज। इन दिस एज वी वांट टू टेंशन रेनफोर्समेंट जो अपन ने अभी कैलकुलेट किया है, लेकिन बेटर सेफ्टी के लिए आप दोनों भी ले सकते हैं। ऐसी कुछ ये नहीं है कि आपको दोनों जगह नहीं लेना है, दोनों जगह आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर बेटर सेफ्टी। ठीक है, ओके, मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।